नमस्कार दोस्तों। हाल ही में छावा मूवी रिलीज हुई है, लेकिन उसमें भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। संभाजी महाराज का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय गाथा है। लेकिन श्री संभाजी महाराज के बारे में जानने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को समझना बेहद जरूरी है। उनका संघर्ष, उनका स्वराज्य और उनकी रणनीतियां ही संभाजी महाराज की नींव बनी। इसलिए शिवाजी महाराज की पूरी कहानी का वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखें ताकि ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ आए। आज की इस वीडियो में हम आपको संभाजी महाराज के जन्म से लेकर उनके वीर गति तक की संपूर्ण और असली कहानी सुनाएंगे, बिना किसी बदलाव और बिना किसी सेंसर के। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस महान इतिहास को जानें। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पूर्णा, आज का सिन्नर, नासिक में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे तथा हिंदवी स्वराज्य के उत्तराधिकारी बने। बचपन से ही वे तेजस्वी, वीर और बुद्धिमान थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें राजकाज और युद्ध नीति की गहन शिक्षा दिलवाई। उनका पालन पोषण किलों और युद्ध शिविरों में हुआ, जिससे वे बचपन से ही एक जुझारू योद्धा के रूप में तैयार हो गए। बचपन में संभाजी महाराज को प्यार से शंभू, शंभू राजे या बाल राजे कहा जाता था। उनकी माता सईबाई एक धर्मपरायण और सुशिक्षित महिला थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका देहांत तब हो गया जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे। इसके बाद उनकी परवरिश और देखभाल शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई और अन्य दरबारी महिलाओं ने की। जीजाबाई से उन्हें न केवल मातृ स्नेह मिला, बल्कि मराठा संस्कृति, नीति और धर्म का भी गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब संभाजी मात्र 9 वर्ष के थे, तब उनका विवाह येसुबाई से हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी और निडर बालक थे, जो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक समझदार थे। मगर उनके जीवन में संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजा राम सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। इसी कारण दरबार में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे, जिससे उन्हें प्रारंभ से ही राजनीतिक चालों और आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी को आगरा बुलाकर कैद कर लिया। वहां उन पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला गया, लेकिन छोटी उम्र में भी संभाजी महाराज ने अपने पिता के साथ मिलकर इस बंधन से निकलने की योजना बनाई। वे एक चाल के तहत भिक्षुकों के वेश में भागने में सफल हुए। यह उनके जीवन की पहली बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने अपनी चतुराई और साहस का परिचय दिया, जो आगे चलकर एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान बनी। कैद से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने संभाजी को युवराज घोषित कर दिया और उन्हें राजकाज व सेनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही वे युद्ध अभियानों का नेतृत्व करने लगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्कन में कई छोटे युद्धों में उन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। इस दौरान उन्होंने मराठा राज्य की प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाया, जिससे मराठा सेना और भी सशक्त हो गई। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज को गद्दी संभालनी थी, लेकिन उनकी सौतेली मां सोयराबाई ने षड्यंत्र रचते हुए अपने पुत्र राजा राम को राजा घोषित कर दिया। इस राजनीतिक छल के तहत संभाजी को पन्हाला किले में कैद कर दिया गया, लेकिन उनकी दृढ़ता और समर्थकों की सहायता से वे किले से भागने में सफल रहे और सीधे रायगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। उनकी रणनीति और पराक्रम के आगे विरोधी टिक नहीं सके और अंततः 1681 में वे मराठा साम्राज्य के एकमात्र शासक बने। 1681 में रायगढ़ किले में संभाजी महाराज का भव्य राज्य तिलक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। गद्दी संभालते ही उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मगर उनके शासनकाल की शुरुआत से ही उन्हें मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य शत्रुओं से लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वे अडिग रहे और मराठा साम्राज्य को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। संभाजी महाराज की पत्नी का नाम येसुबाई था और उनके पुत्र शाहू महाराज आगे चलकर मराठा साम्राज्य के राजा बने। संभाजी महाराज अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनका अधिकांश जीवन रणभूमि में ही बीता। उनकी पत्नी येसुबाई न केवल साहसी और बुद्धिमान थी, बल्कि आगे चलकर
मराठा साम्राज्य को बचाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और विवेक का परिचय दिया, जिससे मराठा साम्राज्य की रक्षा संभव हो सकी। सत्ता संभालने के बाद संभाजी महाराज ने सबसे पहले मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने औरंगजेब के कई किलों पर आक्रमण कर मराठा साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करना और मुगलों के अत्याचारों का अंत करना था। इसी संकल्प के साथ वे दक्षिण भारत के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट करने में जुट गए, ताकि मुगलों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा खड़ा किया जा सके। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उनका पहला लक्ष्य था औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोलना, जो दक्षिण भारत में मराठों के बढ़ते प्रभाव से परेशान था। 1681 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की और मराठा साम्राज्य को और सशक्त बनाया। उन्होंने सबसे पहले मुगल चौकियों को निशाना बनाया और कई महत्वपूर्ण किले जीत लिए। संभाजी ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा, एक सीधा आक्रमण करने के लिए और दूसरा गुरिल्ला हमलों के लिए। 178 में संभाजी महाराज ने मुगलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर हमला किया। ये औरंगजेब की सेना के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र था। रात में अचानक हमला करते हुए मराठा सेना ने शहर को लूट लिया और विशाल संपत्ति हासिल की। इस हमले से मुगलों को भारी नुकसान हुआ और औरंगजेब आगबबूला हो गया। मुगलों ने किले को बचाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज की तेजी और रणनीति के आगे टिक नहीं सके। शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति गढ़िमी काव्वा को और विकसित किया। उन्होंने छोटे छोटे सैनिक दल बनाए, जो रात में दुश्मन पर हमला करते और सुबह घने जंगलों में गायब हो जाते। इस रणनीति ने मुगलों को लगातार परेशान किया और उनकी आपूर्ति और संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया। घाटियों, पहाड़ों और जंगलों में लड़ने की महारत रखने वाली मराठा सेना ने मुगलों को कई बार हराया। 1682 से 1683 तक संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ आक्रमण तेज कर दिया। उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को मराठों की तरफ मिलाने की कोशिश की, जो अपने पिता से नाराज था। इस समय तक संभाजी महाराज ने कर्नाटक, तेलंगाना और कोंकण क्षेत्र में कई लड़ाइयां जीती। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और मैसूर के स्थानीय शासकों के साथ समझौते की। मुगलों के अलावा संभाजी महाराज ने विदेशी ताकतों, पुर्तगालियों और सिद्दियों से भी संघर्ष किया। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए मराठों के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। 1883 में संभाजी ने गोवा पर बड़ा आक्रमण किया और पुर्तगाली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान जंजीरा के सिद्दियों ने भी मराठा क्षेत्रों में हमले शुरू किए थे। 1884 में औरंगजेब खुद दक्षिण भारत में मराठों से युद्ध करने आ गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ संभाजी महाराज को घेरने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेकर मुगलों को कई बार चौंकाया। मुगलों को महीनों तक कोई बड़ी जीत नहीं मिली, जिससे औरंगजेब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी की तरह समुद्री युद्ध को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने नौसेना को और मजबूत किया और तटों पर पुर्तगालियों, अंग्रेजों और मुगलों के जहाजों को लूटना शुरू किया। मराठा नौसेना ने पुर्तगाली और मुगल जहाजों को बुरी तरह से हराया। इस हार से बौखलाकर औरंगजेब ने दक्षिण भारत में भीषण अत्याचार शुरू कर दिए। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मराठा साम्राज्य को हराना नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को नष्ट करना था। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर, केशवदेव मंदिर, मथुरा और सोमनाथ मंदिर को लूटा और तहस नहस कर दिया। हिंदू देवताओं की मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में दफनाया जाता था, जिससे कि हर मुगल उन पर पैर रखकर ही मस्जिद में जाए। हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाने के लिए बेरहमी से मारा जाता था। जो धर्म परिवर्तन से मना करते, उनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाते। महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। मुगल सैनिकों को हिंदू महिलाओं को उठाने और उन्हें हरम में भेजने की खुली छूट थी। जो महिलाएं मुगलों की गुलामी से इनकार करती, उन्हें निर्वस्त्र करके सड़कों पर घसीटा जाता था। कई महिलाओं का सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों ब्राह्मण परिवारों की लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाकर बेगमों के रूप में रखा गया। कई महिलाओं ने मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए
खुद को आग में जलाकर जान दे दी। जब मुगल सेना किसी मराठा गांव पर कब्जा करती तो वहां का हर पुरुष मार दिया जाता। औरंगजेब के सैनिकों ने हजारों गांवों को जलाकर राख कर दिया। बच्चों को जिंदा आग में झोंक दिया जाता था ताकि वे मराठा योद्धा बनकर मुगलों के खिलाफ न लड़ें। पुरुषों के सिर काटकर पहाड़ों पर लटकाए जाते थे ताकि दूसरे लोग डरकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से अधिक निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया। सिर्फ मराठा नहीं बल्कि सिख भी औरंगजेब के क्रूरता के शिकार बने। गुरु तेग बहादुर को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई। उन्होंने इनकार किया तो उनके सामने ही उनके शिष्यों के सिर काट दिए गए। अंततः दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। सिख महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला गया। मराठा हार नहीं मान रहे थे, जिससे औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। रामेश्वरम, तिरुपति और अन्य प्रमुख मंदिरों पर हमले किए गए। कई मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। ब्राह्मणों को काटकर मंदिरों के बाहर लटका दिया जाता था। जो कोई भी हिंदू संभाजी महाराज का समर्थन करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया। उसका मानना था कि संभाजी को हराने के लिए पूरे हिंदू समाज को कुचलना जरूरी है। उसने अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी कि वे किसी भी हिंदू की संपत्ति लूट सकते हैं। जो भी मराठा सेनानी मुगलों के हाथ लगता उसे भयानक मौत दी जाती। कुछ को जिंदा जला दिया जाता था तो कुछ के शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाता था। कई योद्धाओं को हाथी से कुचलवाया जाता या भाले से गोदकर तड़पाया जाता। संभाजी महाराज के सेनापतियों को मौत के घाट उतारने के लिए सार्वजनिक यातनाएं दी गईं। इतने अत्याचारों के बावजूद मराठा सेना झुकी नहीं। वे छापामार युद्ध जारी रखते हुए मुगलों पर हमला करते रहे। संभाजी महाराज अब भी स्वतंत्र थे और मुगलों को हराने के लिए योजनाएं बना रहे थे। औरंगजेब को एहसास हो गया था कि जब तक संभाजी जीवित हैं, मराठा हार नहीं मानेंगे। 1688 तक औरंगजेब को यह समझ आ गया था कि मराठाओं को युद्ध में हराना आसान नहीं है। कई वर्षों के संघर्ष के बावजूद मुगल सेना संभाजी महाराज को पकड़ने या मराठा साम्राज्य को समाप्त करने में असफल रही थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए एक गुप्त योजना बनाई, जिसके लिए उसने अपने सेनापति मुफर्रज खान, मुकर्रब खान और शेख निजाम को जिम्मेदारी सौंपी। यह योजना थी कि जब संभाजी महाराज अपने कम सैनिकों के साथ किसी दुर्गम स्थान पर होंगे, तब उन पर अचानक हमला किया जाएगा। मुगलों ने इस कार्य के लिए स्थानीय गद्दारों को खोजा और संभाजी महाराज के बहनोई गणोजी शिर्के से संपर्क किया। गणोजी शिर्के ने मुगलों को यह सूचना दी कि संभाजी महाराज और उनके प्रिय साथी कवि कलश संगमेश्वर में ठहरे हुए हैं। 1 फरवरी 1689 को मुकर्रब खान के नेतृत्व में हजारों मुगल सैनिकों ने संगमेश्वर को चारों ओर से घेर लिया। संभाजी महाराज के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे और वे इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थे। मुगल सैनिकों ने अचानक धावा बोला और मराठा योद्धाओं को काट डालने लगे। संभाजी महाराज और कवि कलश ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन भारी संख्या में मुगल सैनिकों के सामने उन्हें पकड़ लिया गया। युद्ध भूमि में संभाजी महाराज घायल हो चुके थे और मुगलों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया। कवि कलश भी बंदी बना लिए गए और दोनों को मुगलों के शिविर में ले जाया गया। मुगलों ने मराठा सम्राट का अपमान करने के लिए उनके वस्त्र फाड़ दिए और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर पैदल चलने को मजबूर किया। मुकर्रब खान ने अपनी जीत की खबर तुरंत औरंगजेब को भेज दी, जिससे पूरे मुगल शिविर में जश्न मनाया गया। लेकिन संभाजी महाराज ने एक बार भी झुकने से इनकार कर दिया और वीरता के साथ मुगलों को चुनौती देते रहे। मराठा साम्राज्य के लिए यह सबसे बड़ा संकट था, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज के बंदी बनाए जाने की खबर रायगढ़ तक नहीं पहुंच पाई। उनके कुछ सैनिक बचकर निकलने में सफल रहे, लेकिन मुगल सेना ने चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए थे। इस कारण मराठा सेना तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई और मुगलों को संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। मुगलों ने संभाजी महाराज को ऊंट पर बिठाकर अपनी सेना के शिविरों से घुमाना शुरू किया। उद्देश्य था कि पूरे मार्ग में मराठा जनता यह देखे कि उनका राजा पराजित हो चुका है। इस यात्रा में लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय किया गया और हर जगह संभाजी महाराज का अपमान किया गया। मुगल सैनिकों ने उनके सिर पर मल फेंका, उनका उपहास किया और दंडित करने की धमकी दी, लेकिन संभाजी महाराज चुप नहीं रहे। उन्होंने मुगलों को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और हर अपमान का उत्तर वीरता से दिया। कई दिनों की अमानवीय यात्रा के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया।
जैसे ही वे मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे, पूरी सभा संभाजी महाराज की उपस्थिति से कांप उठी। औरंगजेब ने जब उन्हें देखा तो उसने कहा, क्या यही है वह मराठा शेर जो मुझे हर बार पराजित करता रहा? लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों को उत्तर देते हुए कहा, मुझे पराजित मत समझो, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब, वो शैतान जिसने हिंदुस्तान को लहू से रंग दिया, उसने संभाजी महाराज को अपनी शर्तें रखने के लिए दरबार में बुलाया। इस्लाम कबूल करो, अपने किले सौंप दो, अपने खजाने लुटा दो। ये शब्द नहीं थे, ये तो एक जख्म थे जो हर मराठा के दिल पर लगे थे। और फिर उस शेर ने दहाड़ देते हुए जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तू और तेरी सल्तनत दोनों मिट जाएंगे। और फिर शुरू हुआ यातनाओं का वो दौर जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। हम और आप तो एक चींटी के काटने से भी बिलबिला उठते हैं, लेकिन हमारे महाराज ने सबसे पहले उनकी जीभ काटी गई। उस जुबान को जिसने जय भवानी जय शिवाजी का नारा बुलंद किया था, उसे काट दिया गया। खून के फव्वारे फूटे। महाराज ने कराह तक नहीं भरी। उन्होंने अपने खून से दीवारों पर लिखा, मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू ही मरूंगा। फिर उन आंखों को फुद्धा गया, गरम लोहे की छड़ों से। वो आंखें जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था, जिन्होंने मुगलों की सल्तनत को थर्रा दिया था, उन्हें हमेशा के लिए अंधा कर दिया गया। उस दर्द की कल्पना करो, उस अंधेरे की कल्पना करो। पर हमारे महाराज ने, उन्होंने अपने दिल में जल रही धर्म की ज्योति को बुझने नहीं दिया। जल्लादों ने लोहे की चिमटी से उनके नाखून उखाड़ने शुरू किए, एक एक करके 10 उंगलियों के नाखून। हर नाखून के साथ एक चीख निकलती थी, लेकिन वो चीख महाराज की नहीं, बल्कि उस राक्षसी हुकूमत की थी जो मानवता को तार तार कर रही थी। इसके बाद शुरू हुआ शरीर को तिल तिल करके काटने का सिलसिला। चमद्दी को उधेद्धा गया, मानो किसी जिंदे इंसान को छील रहे हों। गरम सलाखों से दागा गया, मानो शरीर को लोहे की भट्टी में झोंक दिया गया हो। हाथ काटे गए, पैर काटे गए। हर अंग को काटते वक्त जल्लाद पूछते, अब तो इस्लाम कबूल कर ले। और हर बार महाराज का एक ही जवाब होता, नहीं। कवि कलश, महाराज के मित्र, उनके सलाहकार, उन्हें भी इन यातनाओं का भागीदार बनाया गया। उनकी जीभ काटी गई, उनकी आंखें निकाली गईं, उनके शरीर को भी तिल तिल करके काटा गया। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि संभाजी महाराज टूट जाएं, झुक जाएं, लेकिन वो नहीं झुके। हम और आप तो शायद सोच भी नहीं सकते कि उन पर क्या गुजरी होगी। उनके घाव पक रहे थे, उनमें कीड़े पड्डियच रहे थे। दर्द की कोई सीमा नहीं थी, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं थी। पर उस धर्म के रक्षक ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। 11 मार्च 1689 वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। औरंगजेब ने आखिरकार अपना शैतानी फैसला सुना दिया। संभाजी महाराज का सिर कलम कर दिया जाए। उस आखिरी पल में भी उस वीर ने मौत को ललकारा। उनकी गर्दन पर तलवार चली और धर्म का एक सितारा हमेशा के लिए टूट गया। औरंगजेब ने आदेश दिया, इस काफिर का कोई अवशेष न बचे। बासक पे शव के टुकड़े कुत्तों को खिलाए गए। सिर को दक्षिण के किलों में प्रदर्शित किया गया। औरंगजेब चाहता था कि श्री संभाजी महाराज का कत्ल एक मिसाल बने, जिससे कोई दूसरा संभाजी भारत में पैदा ना हो। लेकिन शिवले पाटिल और बाकी ग्रामीणों ने रातों रात शव के अवशेष इकट्ठे किए। उन्होंने वधू गांव में गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया। आज भी यह स्थान धर्मवीर की समाधि के नाम से पूजा जाता है। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी मौत ने मराठा साम्राज्य में एक नई क्रांति की ज्वाला भड़का दी। औरंगजेब को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी, पर वो मराठों को झुका नहीं सका। आज भी जब हम छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो हमारे हीरो हैं, हमारे आदर्श हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। वो अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको श्री छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का सच्चा और संपूर्ण इतिहास जानने को मिला होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। संभाजी महाराज का बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि यह गौरवशाली इतिहास
हर भारतीय तक पहुंचे। जय भवानी, जय शिवाजी।